नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया पाठ देखने जा रहे हैं और उसका नाम है ओजोन विघटन का संकट। पाठ नंबर 10, ओजोन विघटन का संकट। ओजोन एक वायु है, ये जो उसका विघटन है, यहाँ पर मैंने उसका अर्थ भी बताया आपको कि अलगाव होना या तोड़ना, टूटना। ये जो वायु का है, इसका अलगाव हो जाना या टूट जाना, उसकी वजह से अपने पृथ्वी पर लोगों को इसकी वजह से क्या समस्या पैदा हो रही है और जिसके वजह से प्रदूषण बहुत ही बढ़ रहा है। और उस प्रदूषण के सबसे बड़े शिकार मनुष्य को हानि पहुंच रही है, मनुष्य हो रहा है। और इसी के बारे में डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी ने बहुत विस्तार पूर्वक ये बात हम लोगों के सामने इस पाठ के माध्यम से रखने की कोशिश की है कि ओजोन विघटन का संकट, इस पाठ के माध्यम से हमारे सामने विस्तार पूर्वक जानकारी रखने की कोशिश डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी ने यहाँ पर रखने की कोशिश की है। इसमें हम लोग पहले लेखक परिचय जो है उसे देखते हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी का जन्म 15 मार्च 1966 को उत्तर प्रदेश के जैनपुर में हुआ। आपने हिंदी साहित्य में विज्ञान संबंधी लेखन कार्य में अपनी विशेष पहचान बनाई। अभी आप लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश ये हिंदी भाषी प्रदेश है और उस प्रदेश में एक गांव में, एक शहर में हमारे लेखक का जन्म होना मतलब हिंदी भाषी प्रदेश होने के नाते वो हिंदी साहित्य में जुड़ गए और उस साहित्य क्षेत्र में उन्होंने एक अपनी अच्छी अलग सी पहचान बना ली हिंदी साहित्य में। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 1992 में रसायन शास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आपने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और जनमानस तक पहुंचाने का महनीय कार्य किया। आपको पता होगा कि भारत का जो बनारस विश्वविद्यालय है, बनारस विश्वविद्यालय, ये बनारस शहर है और इस बनारस शहर में ये बनारस विश्वविद्यालय एक काल में इसकी बहुत ही बड़ी ख्याति थी समाज में। यहाँ पर पढ़ा लिखा जो भी व्यक्ति था तो वो बहुत ही महनीय माना जाता था, उसकी प्रसिद्धि बहुत होती थी। ये बड़े से विश्वविद्यालय में उन्होंने अपना अभ्यासक्रम पूर्ण किया या पदवी ले ली, उच्च शिक्षा प्राप्त की, इसलिए इस विद्यापीठ का या विश्वविद्यालय का बहुत ही नाम बड़ा था। और उसी में से उन्होंने रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, इस विषय में पीएचडी की उपाधि मतलब उच्चतम डिग्री हासिल की। आपने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और जनमानस तक पहुंचाने का महनीय कार्य किया। विज्ञान ये जो शब्द है, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और जनमानस तक पहुंचाने का जो कार्य इन्होंने किया है, क्योंकि आपको पता होगा कि अपने देश में अंधश्रद्धा पर विश्वास रखने वाला समुदाय बहुत बड़ा है। कम शिक्षित लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और उच्च प्रति शिक्षा प्राप्त करना मतलब लेखक जैसी शिक्षा प्राप्त करना, पीएचडी तक शिक्षा प्राप्त करना, इसकी संख्या तो बहुत ही कम है। फिर हमारे देश के लोग जब जीने की कोशिश करते हैं, जी रहे हैं, तो वो अंधश्रद्धा के ऊपर विश्वास रखते हैं। विज्ञान के जो शोध है इसके तरफ कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं था। एक जमाना ऐसा था और उसमें लेखक ने जब विज्ञान इस शब्द को लोकमानस में लोकप्रिय करने की जब कोशिश की तो उन्हें उसका सही लोगों में प्रचार और प्रसार ढंग से हुआ, बहुत बड़ा कार्य माना गया।
इसके लिए आपने लोक विज्ञान के अनेक विषयों पर हिंदी में व्यापक लेखन किया है। इसलिए उन्होंने जो रसायन शास्त्र विषय में पीएचडी करने की वजह से विज्ञान में बहुत ही अच्छी पढ़ाई उनकी हुई, और उसी वजह से उन्होंने कहा कि कुछ हिंदी साहित्य में भी विज्ञान के बारे में हम कुछ साहित्य लिख देते हैं, और उसमें भी व्यापक लिखा उन्होंने किया है। विज्ञान से संबंधित आपकी अनेक मौलिक एवं अनुदित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। बहुत सारी किताबें उन्होंने हिंदी साहित्य में इनकी प्रकाशित की है। आप विज्ञान लेखन की समकालीन पीढ़ी, आप विज्ञान लेखन की समकालीन पीढ़ी के सशक्त हस्ताक्षर है। आप मुंबई के होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र में एक वैज्ञानिक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने जो लेखक हैं वो मुंबई के होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र में वर्तमान में एक वैज्ञानिक है, और वैज्ञानिक के इस पद पर वो कार्य कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने इसमें बहुत ही रुचि होने के नाते अपनी शिक्षा रसायन शास्त्र में पीएचडी करने के बाद में भी उन्होंने जो हिंदी में साहित्य लिखने की कोशिश की, वो वैज्ञानिक होने के नाते उन्होंने हिंदी में भी साहित्य लिखने का प्रयास किया है। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है। वो लोक विज्ञान, समकालीन रचनाएं, विज्ञान मानव की यशोगाथा, जल जीवन का आधार आदि। विधा परिचय हम लोग देखते हैं। प्रस्तुत पाठ विज्ञान संबंधी लेख है। आज जो हम पाठ देखने जा रहे हैं, ओजोन विघटन का संगठन, ये जो पाठ है वो विज्ञान संबंधी एक लेख है। वर्तमान समय में लेख का स्वरूप विस्तृत और बहुआयामी हो गया है। इसमें विज्ञान, सूचना एवं तकनीकी विज्ञान जैसे विषयों का लेखन भी समाहित हो गया है। विज्ञान जैसे विषयों पर अनेक लेख विभिन्न पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के रूप में पाठकों के सम्मुख आ रहे हैं, जो ज्ञान वृद्धि में सहायक हो रहे हैं। लेखक का कहना है कि हिंदी साहित्य में भी विज्ञान के बारे में बहुत सारे नए नए किताब, जो नए नए शोध हो रहे हैं, उसे भी हिंदी साहित्य में बहुत सारे लेखक रखने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसके वजह से लोगों के ज्ञान वृद्धि में वो सहायक बनते चले जा रहे हैं। जितने भी पाठकों के सम्मुख किताब आएंगे, लोग पढ़ते हैं। जब वो पढ़ते हैं तो उनकी ज्ञान वृद्धि बढ़ते रहती है, और इस ज्ञान वृद्धि बढ़ने में ये किताबें जितने भी है वो सहायक बन रही हैं। अपने आज के पाठ का परिचय देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में मनुष्य की सुविधाओं के लिए किए जाने वाले अनुसंधानों और उत्पादित किए जाने वाले साधनों के कारण पर्यावरण के होते जा रहे ह्रास की ओर संकेत किया है। आज के हमारे इस पाठ का सबसे बड़ा विषय वो है प्रदूषण। जो कुछ हो रहा है वो प्रदूषित होते चला जा रहा है, और प्रदूषण मानव के लिए बहुत बड़ा हानिकारक है। प्रदूषित वस्तु का सेवन करना, प्रदूषित जगह पर रहना, प्रदूषित वस्तु पर आवागमन करना, या अपना दैनंदिन कार्य होना ऐसी जगह पर, वो अपने सबसे बड़े बीमारी का कारण बन सकता है। इसलिए प्रदूषण ये उसे हटाने की कोशिश गवर्नमेंट या सरकार हमारी हर साल बड़ी जोर शोर की कोशिश करती रहती है, लेकिन जनसंख्या, आबादी इतनी बढ़ चुकी है, सरकार बहुत तरक्की कर रही है इसमें, लेकिन तभी भी सरकार के जो प्रयास है वो कम हो रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या, आबादी जो है वो बहुत बड़े पैमाने का वजह होने के नाते वो गंदगी करते रहती है, गंदगी फैलाते रहती है। समझ लेने वाले लोग भी और ना समझ लेने वाले लोग भी इस गंदगी का करने का एक जिम्मा उठाकर कार्य करते हैं। उन्हें कुछ नहीं लगता कि ये जगह स्वच्छ होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए, ये गंदगी नहीं चाहिए। हवा में गंदगी, पानी में गंदगी, जमीन पर गंदगी, जहां हम लोग रहते हैं वहां आजू बाजू में गंदगी,
जहाँ कार्य करते हैं वहां पर भी गंदगी। अगर इस तरह से मनुष्य के सारी और अगर गंदगी गंदगी रहेंगे तो प्रदूषण का बढ़ना तो कम होना बिल्कुल असंभव है। वर्तमान समय में ओजोन की परत में छेद होना अथवा परत को क्षति पहुंचना मनुष्य के स्वार्थी प्रवृत्ति का परिणाम है। ये जो ओजोन ये जो विघटन हो रहा है इसका, ये टूटता चला जा रहा है, इसके ऊपर आघात होना या इससे ज्यादा प्रदूषित होने की संभावना बढ़ती हुई चली जाना, ये जो बातें हैं ये मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का परिणाम है। हम सोचते नहीं, हम जीते समय जब हमें ऐसा लगता है कि मेरा काम यहाँ पर हो रहा है, फिर हम लोग एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि आप जब कुछ खा रहे रोड से चलते अगर कुछ खा लेते आप लोग एक आधी जगह जाकर, तो हाथ का जो पेपर है या कुछ गंदगी वो खाने के बाद में जो आपके हाथ में समा जाती है, तो उसे हम लोग सीधा सीधा सड़क पर या कहीं रास्ते से कोने पर या कहीं जगह पर उसे फेंक देते हैं। हम नहीं सोचते कि यहाँ पर गंदगी हो रही है, ये किसी को तकलीफ देकर जाएगी, बस अपना काम हो गया, हम गंदगी कर चले जाते हैं। तो ये मनुष्य के स्वार्थी प्रवृत्ति का परिणाम है, इस तरह से बर्ताव करना। हमें यह भली बातें समझना होगा कि यद्यपि सूर्य हमारा जीवन दाता है, परंतु उसकी किरणें संपूर्ण चराचर सृष्टि के लिए घातक सिद्ध होती है। जैसा हम लोग अगर सूर्य की किरणें में अगर दिन भर बैठ सकते हैं क्या? नहीं। थोड़ी देर तक बैठने के बाद में हम लोगों को धूप लगने लगती है, तकलीफ होने लगती है, पसीना आने लगता है, हमें ऐसा घुटन होती है और फिर हम छाव की तरफ भागते हैं। वो जीवनदाता है, लेकिन दूसरे और उसका परिणाम ज्यादा अगर हम उसका इस्तेमाल उनकी किरणों का इस्तेमाल अगर करते हैं तो वो भी मनुष्य के लिए हानिकारक होता है, संपूर्ण चराचर सृष्टि के लिए घातक सिद्ध होती है। आज यह आवश्यक है कि ओजोन के विघटन को रोकने का हम संकल्प करें और मानव जाति को इस संकट से उबारें। सबसे बड़ी बात लेकर ये कह रहे हैं कि आज यह आवश्यक है कि ओजोन के विघटन को रोकना चाहिए। मतलब जो प्रदूषण बढ़ता हुआ चला जा रहा है उसे कम करने की जरूरत है। अगर ये कम नहीं हुआ तो मनुष्य के लिए बहुत बड़ी हानि हो सकती है। इसलिए विघटन को रोकने का हमें सभी समाज के सभी वर्ग के पूरे देश के लोगों ने, फिर नवयुवकों से लेकर बुढ़ापे तक सारे के सारे लोगों ने यह सोचना चाहिए कि हमें इसे रोकना है, ये संकल्प करना चाहिए और मानव जाति को इस संकट से बाहर निकालने की कोशिश करना चाहिए। इस तरह से कृष्ण कुमार जी का कहना है इस पाठ के माध्यम से। अगर ये होता है तो कम से कम मानव जाति के लिए एक वरदान हो जाएगा, जीने का एक अच्छा मार्ग मिल जाएगा। नहीं तो इस समस्या में गिरकर बहुत सारे लोगों की मौत भी हो सकती है, हम बता नहीं सकते। यहां पर हम पाठ देखते हैं। वर्तमान युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। दुनिया में भौतिक विकास हासिल कर लेने की होड़ मची है। होड़ प्रतियोगिता, मतलब स्पर्धा। हम लोग भाग रहे हैं, बस बिना वजह भाग रहे हैं। स्पर्धा कम होने का नाम नहीं, जानलेवा स्पर्धा हमारे सामने खड़ी है। क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, उससे हम समाधान प्राप्त कर सकेंगे या नहीं, लेकिन होड़ लगी है भागने की। सबको ऐसा लगता है कि वो बात अच्छी बात मुझे मिलनी चाहिए, मोहब्बत बड़ा होना चाहिए, अमीर होने की तरफ हम लोग कोशिश करते हैं और इस दौर में भाग रहे हैं। इसलिए होड़ मची है सबके बीच में। विकास की इस दौड़ में जाने अनजाने हमने अनेक विसंगतियों को जन्म दिया है। जो विकास की जो दौड़ चल रही है, डेवलपमेंट जो हो रहा है, और डेवलपमेंट के लिए जो भी मानव भागने की कोशिश करता है, तो इसमें हमने अनेक विसंगतियों को जन्म दिया है। प्रदूषण उनमें से एक अहम समस्या है। मैंने अभी बताया विसंगतियों में से एक सबसे बड़ी एक समस्या है ये जो प्रदूषण। इसको जन्म देते हैं हम लोग, हम इसका निर्माण करते हैं और यही हमारा मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। देखो,
प्रदूषण उसमें से एक अहम समस्या है। हमारे भूमंडल में हवा और पानी बुरी तरह प्रदूषित हुए हैं। यहां तक कि मिट्टी भी आज प्रदूषण से अछूती नहीं रही। हवा प्रदूषित हुई, पानी प्रदूषित हुआ, और लास्ट में हमारी जो हम जिस पर रह रहे हैं वो मिट्टी भी प्रदूषित रहने से नहीं बची। इस प्रदूषण की चपेट से शायद ही कोई चीज बची हो। सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलना मुश्किल हो रहा है। हमने एक दिन टीवी पर न्यूज देखा कि कुछ दिनों बाद हमारे देश की जो राजधानी है दिल्ली, ये जो शहर है, यहां पर रहने के वाले लोगों को ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने पीठ पर लेकर जीना पड़ेगा। ऐसा हमने सुना। वो बात कोई गलत नहीं है। आज हमारे देश में दिल्ली ये जो शहर है सबसे प्रदूषित शहर हो चुका है। अभी सबसे बड़ी बात तो यह है कि दिल्ली ये जो हमारा देश का राजधानी है, प्रमुख शहर है, वहां हमारा केंद्र सरकार कार्य करता है। वो शहर तो प्रदूषित नहीं होना चाहिए, लेकिन जनसंख्या, आबादी, फैक्ट्री, ये सब वहां होने के नाते ये हो रहा है और हम उसे देख रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि जहां आदमी जी नहीं सकेगा, उसे ऑक्सीजन मिलेगा नहीं जीने के लिए, तो कैसा जिएगा? आज दिल्ली है, फिर उसके बाद में मद्रास हो सकता है, बाद में कलकत्ता हो सकता है, और फिर बाद में मुंबई हो सकता है। भारत के जो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, अगर वो सबसे ज्यादा प्रदूषित हो गए और वहां जीने के लिए लोग अगर वहां से भागने लगे तो दूसरे शहर भी उससे ज्यादा प्रदूषित हो सकते हैं। अगर ये समस्या है तो इसे जन्म भी हम देते हैं और इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए, और करने के लिए हम लोग भागते रहते हैं। होड़ मची है हमने इसमें। सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलना मुश्किल हो रहा है। अब सोचो, जीना है तो सांस लेना है, और सांस लेने के लिए अगर जगह नहीं है, अच्छी हवा नहीं मिल रही है, अच्छा ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो बाद में उसके बाद का स्टेप तो यही है कि अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपकी मृत्यु हो सकती है। जीने के लिए साफ पानी कम लोगों को ही नसीब हो रहा है। सोचो, अब जब हवा नहीं मिल रही तो उसके बाद में पानी नहीं मिल रहा है। जीने के लिए तो पानी की बहुत जरूरत होती है। इसे हम जीवन कहते हैं। पानी को हम जीवन कहते हैं। जीने के लिए पानी की जरूरत है। पानी पीने को मिलेगा तो हम जी सकेंगे, पानी नहीं पीएंगे तो मर जाएंगे। फिर पानी कैसा होना चाहिए? शुद्ध पानी होना चाहिए। लेकिन जीने के लिए साफ सुथरा और शुद्ध पानी कम लोगों को नसीब हो रहा है। बहुत सारे लोग गंदगी का पानी पी रहे हैं, उन्हें पता नहीं इससे क्या होगा। नाले का पानी पी रहे हैं हम लोग, उसके परिणाम आज नहीं कुछ दिनों बाद दिखेंगे, और ऐसे दिखेंगे कि उस बीमारी से आप लोग कभी बाहर ही नहीं आएंगे। मृत्यु अटल होगी अगर हमें शुद्ध पानी, साफ सुथरा पानी अगर पीने के लिए नहीं मिलता है, तो ये भी बहुत ही कम लोगों के नसीब में हमारे देश में साफ सुथरा पानी पीने का। पर्यावरणविदों का कहना है कि अगले 25 सालों में दुनिया को पेयजल के घनघोर संकट का सामना कर पड़ सकता है। भाई, जो पर्यावरण को सबसे अच्छी तरह से जानने वाले तज्ञ लोग हैं, साइंटिस्ट जो लोग हैं, वैज्ञानिक जो लोग हैं, वो ऐसा बता रहे हैं कि अपने देश में आगे 25 साल के बाद में पानी का सबसे बड़ा संकट मानव जाति के लिए होगा। पानी करेंगे लोग, पानी नहीं मिलेगा। और आप लोगों को मालूम है कि जब पानी पीने के लिए पानी नहीं मिलता, साफ सुथरा पानी नहीं मिलता, तो पानी ही जीवन है। पानी के बगैर तुम जीवन जी नहीं सकते।
रह नहीं सकते। पानी के बगैर किसी भी प्रकार की समस्या छूट नहीं सकती। हम जब नींद से उठते हैं तो हमें पानी होना चाहिए। हर विधि के लिए हमको पानी चाहिए। स्नान करने के लिए पानी चाहिए। दिन भर हम लोग पानी पीते रहते हैं। नहाने के लिए पानी होना, गंदगी साफ करने के लिए पानी होना, आपका घर स्वच्छ करने के लिए पानी होना, हर जगह पर पानी का इस्तेमाल होता है। अगर पानी नहीं मिलेगा तो उसके लिए बहुत ही घनघोर संकट आपको उसका सामना करना पड़ेगा, ऐसा लेखक कह रहे हैं। आज शायद ही कोई जल स्रोत प्रदूषण से अप्रभावित बचा हो। जितने भी जल स्रोत हमारे देश में हैं वो प्रदूषण से बचे, ऐसा नहीं लगता मुझे। कुछ लोगों का कहना है कि अगला विश्व युद्ध राजनीतिक, सामरिक या आर्थिक हितों के चलते नहीं, वरना पानी के लिए होगा। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि जैसे पहला महायुद्ध हुआ, फिर दूसरा महायुद्ध हुआ, और जब तीसरा महायुद्ध होने जाना तो तीसरा महायुद्ध कोई राजकीय समस्या को लेकर नहीं खड़ा होगा, कोई सामाजिक समस्या को लेकर नहीं खड़ा होगा, तो वो होगा पानी के लिए। वो सिर्फ पानी के लिए होगा। यह तस्वीर निस्संदेह भयावह है, लेकिन इसे किसी भी तरह से अतिरंजित नहीं कहा जाना चाहिए। इसे हम लोग जो कह रहे हैं कि उसे आप लोग कहेंगे नहीं, ज्यादा बढ़ चढ़ाकर बात कर रहे हैं, अतिरंजित। नहीं नहीं नहीं, ये जो भी हो रहा है या जो भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो वैज्ञानिक लोग आगे के 25 सालों के बारे में जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कोई बढ़ चढ़कर बात नहीं हो रही है। बात यही हो रही है सच क्या होने वाला है आगे। परिस्थितियां जिस तरह से बदल रही है और धरती पर संसाधनों के दोहन के चलते जिस तरह से जबरदस्त दबाव पड़ रहा है, हर रोज परिस्थिति बदल रही है। हमें आज तक ऐसा इस तरह से मालूम नहीं। हम लोग इतिहास में ये पढ़ते थे कि हमारे देश में प्लेग की साथ आई, इसमें इतने इतने लोग मर गए। आज के जमाने में आज हम लोग एक ऐसे महामारी बीमारी से जूझ रहे हैं जो कोविड-19 आ चुका है। अब 1 साल हो चुका है, 10 महीने हो चुके हैं। 10 महीने से इस बीमारी से परिस्थिति बदलती रहती है। हर आने वाला कल किस तरह से किस समस्या को आपको उसके सामने जाकर खड़ा होना पड़ेगा, बोल नहीं सकते। और आपको बता दूं कि इस कोविड-19 की वजह से हजारों नहीं लाखों लोगों की मौत हुई। लाखों लोगों को चपेट में ले लिया इस बीमारी ने, लोग मर गए। कल का दिन किस तरह से निकलने वाला है मानव के लिए, ये तो परिस्थिति बदल सकती है, किसी को पता नहीं। अगर ये छोटी छोटी बातों को हम लोग अगर गौर करें कि पानी को शुद्ध रखने का प्रयास करें, हवा को शुद्ध रखने का प्रयास करें, तो हो सकता है कि कुछ अच्छा सा बदलाव हमारे जीवन में आए। अगर इस तरह से ही हम लोग इसे सब गंदगी करते रहेंगे तो परिस्थिति इससे भी भयावह हो सकती है। समुची परिस्थिति का तंत्र जिस तरह चरमरा गया है, चरमरा उथल पुथल हो गया, चरमरा जाना, सारी बातें उथल पुथल होकर रह जाना, उसके चलते कुछ भी संभव हो सकता है। और ये सब कुछ होता है, ये हम अपने हाथ में नहीं रहती। किसी प्रकार की एक महामारी आना, नैसर्गिक दृष्टिकोण से भूकंप होना, बहुत बड़ी बाढ़ आना, ये तो नैसर्गिक दृष्टिकोण से प्रकोप होता है। और इस प्रकोप में मनुष्य इसका सामना नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार से नहीं कर सकता। कोशिश करते हम लोग, और इस कोशिश करते करते हजारों लोगों की जान इसमें चली जाती है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये नैसर्गिक आपत्ति होती है। फिर नैसर्गिक आपत्ति न आने के लिए कुछ अच्छी सी बातें करनी जरूरी होती है, और जो मनुष्य नहीं करता है, और इसी की वजह से इसका सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल यहां हम पर्यावरणीय
प्रदूषण के सिर्फ एक पहलू की चर्चा कर रहे हैं। यहां पर जो कुछ हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो पर्यावरण की एक पहलू है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल यहां हम पर्यावरणीय प्रदूषण के सिर्फ एक पहलू की चर्चा कर रहे हैं और वह है ओजोन विघटन का संकट। ओजोन विघटन का संकट पिछले कई वर्षों से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। पूरी दुनिया में, सिर्फ हमारे देश की बात नहीं, ओजोन की समस्या तथा इसे लेकर खासी चिंता व्यक्त की जा रही है। आखिर यह सवाल समूची मानव सभ्यता के अस्तित्व का है। प्रश्न उठता है कि यह ओजोन है क्या? सामान्य वर्ग को ओजोन के बारे में कुछ पता नहीं, फिर वो सवाल करता है कि ओजोन है क्या, यह कहां स्थित है, यह कहां रहता है, इसकी जगह कौन सी है, किस माध्यम से है और उसकी उपयोगिता क्या है। इस ओजोन की उपयोगिता क्या है, इसका विघटन क्यों और कैसे हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल, ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या है और यदि ये खतरे एक हकीकत है, यदि ये खतरे एक हकीकत है तो इस दिशा में हम कितने गंभीर हैं और इससे निपटने के लिए क्या कुछ कदम उठा रहे हैं। अगर ये सब कुछ हो रहा है, ये इतने सारे सवाल हमारे सामने हैं, तो इसके बारे में हम कुछ एक नए कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर करने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ होगा, अगर कोशिश हमने की नहीं और इसी तरह से ये प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है तो एक दिन सबसे बड़ी समस्या मानव जाति के लिए हो सकती है। बहुत बड़ी समस्या इस मानव जाति को इस दृष्टिकोण से हो सकती है। अभी ओजोन क्या है, ये जो शब्द है हमारे सामने, ये जो संकट की बात हम लोग इससे कर रहे हैं, ओजोन एक गैस है। क्या है? गैस है और जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनी होती है। यह गैस नीले रंग की होती है। नीला रंग, इसका जो कलर होता है वो नीला होता है और इस नीले रंग की होती है और प्रकृति में तीक्ष्ण और विषैली होती है। जब वो फैल जाती है, प्रकृति में अगर वो फैल जाती है तो वो बहुत ही विष होता है, उसमें पॉइजन। ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। अगर ये मानव के पास अगर आ गया तो वो बचने की संभावना बहुत कम होती है, बहुत हानि पहुंचती है उसके शरीर को। शुद्ध ऑक्सीजन की जगह पर अगर ये विषैली गैस अगर शरीर में चली जाती है तो उसे बहुत हानिकारक होता है और श्वसन नलिका में जाने पर जलन पैदा करती है। जिस तरह से हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, उसी हवा में अगर इसका आना हो गया और श्वसन नलिका में अगर ऑक्सीजन के दृष्टिकोण से हमने उसे ले लिया तो बहुत ही जलन पैदा होती है, तकलीफ होती है हमें। लेकिन वायुमंडल में मौजूद यही गैस हमारी रक्षा भी करती है। और दूसरी ओर देखने का तरीका अगर हम लोग इसे देखते हैं तो वायुमंडल में जब ये होती है तो ये हमारी रक्षा करती है। यह वह ओजोन गैस है, यह वह एक ओजोन गैस है जो वजह से धरती पर जीवन फल फूल सका है, जिसके वजह से इस धरती पर जीवन फल फूल सका है। धरती पर जीवन के अस्तित्व का श्रेय एक तरह से ओजोन को ही जाता है। जो आज धरती पर जीवन के अस्तित्व का जो श्रेय मिल रहा है, इस सभी लोगों को जहां पर जीवन जो मिला है, इसका सारा का सारा श्रेय
इस ओजोन गैस की तरफ चला जाता है। ओजोन गैस धरती के वायुमंडल में 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। अगर हम लोग कहाँ स्थित है, ये जो पहले सवाल किया था हम लोगों ने, ओजोन गैस कहाँ स्थित है, तो वो धरती के वायुमंडल में 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। वायुमंडल का यह क्षेत्र स्ट्रेटोस्फियर कहलाता है। ओजोन की सबसे ज्यादा सांद्रता धरती से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। समझो ओजोन कहाँ स्थित है, तो धरती से लेकर हम लोग 25 किलोमीटर अगर गिनेंगे तो वहां पर हम लोगों को ये ओजोन गैस मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सौर विकिरण में तमाम तरह की किरणें होती हैं। इनमें दृश्य, प्रकाश, अवरक्त किरणें होती है। पराबैंगनी किरणें अल्प तरंग दैर्घ्य की किरणें होती है। ये किरणें काफी घातक होती है क्योंकि इनमें ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। हीट, उष्णता इस किरणों में ज्यादा होने की वजह से ये मनुष्य जाति के लिए हानि पहुंचाने का काम ज्यादा से ज्यादा करता है। तो इस तरह से थोड़ा सा ये वैज्ञानिक शब्द होने के नाते आप लोगों को समझने में थोड़ा सा कठिनाई होगी। तो हर शब्द हम लोग, मैंने यहाँ पर भी उसका अर्थ आप लोगों को बताया है, किताब में भी है, तो आप लोग हर शब्द को थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, उसे समझिएगा, और उसके बाद में अगर एक दो बार अगर इस पठन करते हैं आप लोग, तो आपको ये जो पाठ है बहुत ही सही ढंग से आप समझ सकते हैं। इसलिए ये जो ओजोन विघटन का संकट डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी का पाठ हमने देखा, तो आज के लिए हम लोग यहाँ पर रुक जाते हैं। बाकी जो भाग है हम लोग दूसरे पाठ में देखेंगे। धन्यवाद।